हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनएस। मैं आपकी जियोलॉजी ट्यूटर याशिका मैम। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। देखिए, इस यूनिट में हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स और उसके जो फंक्शंस हैं उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़े, फिर सेल एडिशन मॉलिक्यूल, सेल जंक्शंस, उनके फंक्शन, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस किए। आज हम लोग पढ़ेंगे कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल आते हैं और उन ऑर्गेनेल्स का क्या काम होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की अगर बात की जाए तो ये जो है एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि ढेर सारे डिफरेंट मेम्ब्रेन, जो कि क्या है एंडोमेम्ब्रेन, उनसे जो है बना हुआ होता है। मतलब ये मेम्ब्रेन जो है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, यूकेरियोटिक सेल का ये पार्ट होता है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में अगर इन मेम्ब्रेन्स की बात की जाए तो ये जो मेम्ब्रेन्स होते हैं वो सेल को फंक्शनल और स्ट्रक्चरल कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करता है। और ये जो है इसमें ढेर सारे ऑर्गेनेल्स आपस में इंटरेक्ट होते हैं और वो जो है एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और एक दूसरे पे जो है अपना काम जो है कनेक्ट रह के काम करते हैं। मतलब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और एक का काम जो है दूसरे के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है। अब ये ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, किस प्रोडक्ट को, वो प्रोडक्ट दूसरे ऑर्गेनेल पे किस तरह से इफेक्ट डालता है, ये सारा चीज हम लोग इसी के अंदर पढ़ते हैं। तो अगर यूकेरियोट्स के बारे में बात की जाए तो यूकेरियोट्स क्या होते हैं, यूकेरियोट्स के जो ऑर्गेनेल हैं वो क्या होते हैं, उनके अंदर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पाया जाता है। अब आप कहेंगे कि प्रोकैरियोट्स में क्यों नहीं होता है। प्रोकैरियोट्स में हम लोग ये जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स में ना ही ट्रू न्यूक्लियस होता है, ना ही कोई ऑर्गेनेल जो है उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो प्रोकैरियोट में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कैसे होगा। यूकेरियोट्स ही होते हैं ना जिनके अंदर पूरे जो ऑर्गेनेल्स हैं वो अच्छे से डेवलप होंगे, उनके चारों तरफ मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस भी अच्छे से इसका जो है वेल डेवलप न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है। तो यूकेरियोट्स जो है उनके अंदर जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या है, कौन कौन से ऑर्गेनेल जो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होता है। अब इसके अंदर आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके बाद आता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम भी दो तरह का होगा, कौन कौन सा, पहला रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो ये दोनों जो हैं दोनों ही पार्ट्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की। अब उसके बाद गोल्जी अपरेटस होगा और लाइसोसोम्स होंगे, वेसिकल्स होंगे, एंडोसोम्स होंगे और प्लाज्मा मतलब सेल मेम्ब्रेन होगा। तो इतने सारे जो हैं ये इसके कंपोनेंट होते हैं। तो अगर एग्जामिनेशन में पूछा गया कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के जो ऑर्गेनेल्स हैं जो कि इसमें शामिल होते हैं, जो कि इसके अंदर वर्क करते हैं, तो वो हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है, सुसाइडल बैग, उसके बाद वेसिकल्स, एंडोसोम्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो इन्वॉल्व हो गए। अब ये जो सिस्टम है ये क्या होता है, अगर इसको मोर एक्यूरेटली डिफाइन किया जाए तो ये जो है सेट ऑफ मेम्ब्रेन्स होता है। मतलब ढेर सारे मेम्ब्रेन्स का जो है ये एक सेट होता है। अब ये ढेर सारे जो मेम्ब्रेन्स होते हैं आखिर ये क्या करते हैं, ये ढेर सारे मेम्ब्रेन मिल करके एक
फंक्शनल और डेवलपमेंटल यूनिट को डेवलप करते हैं, जिसमें क्या होता है, आइदर ये जो मेम्ब्रेन्स हैं या तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड रहेंगे या फिर ये जो है आपस में इनके जो फंक्शंस होंगे वो कनेक्टेड रहेंगे और इनमें जो एक्सचेंज हो रहा है थिंग्स का या भी जो सब्सटेंसेस हैं उनका, वो किसके हेल्प से होगा, वेसिकल ट्रांसपोर्ट से होगा। मतलब जो सेल है उसके अंदर वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं ना, और ये इन वेसिकल्स का काम क्या होता है कि ये जो है सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन कराने में हेल्पफुल होते हैं। ये वेसिकल्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ओवरऑल अगर सिस्टम की बात की जाए एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की, तो ये जो है सेट होता है मेम्ब्रेन्स का, ताकि ये फॉर्म कर सके एक सिंगल फंक्शनल और डेवलपमेंटल यूनिट, जो कि क्या रहे, ये या तो डायरेक्टली कनेक्टेड रहे या फिर जो है इनके बीच में कुछ ऐसे कंपोनेंट होंगे जो कि इतने सारे कंपोनेंट है तो डायरेक्टली एकदम अटैच तो नहीं रहेंगे, कुछ जो है अटैच रहते हैं और कुछ जो है आपस में ये इंटरकनेक्टेड रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका फंक्शन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो इसमें जो चीजों का ट्रांसपोर्ट है वो वेसिकल्स द्वारा होता है। ठीक है, तो ये जो है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। अब देखिए इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में जो सबसे पहले जो इसका ऑर्गेनेल है उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला जो ऑर्गेनेल है वो है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है एक नेटवर्क की तरह होता है। किस चीज का नेटवर्क है? टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि स्कैटर्ड होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये हो गया सेल, और ये जो इसका लिक्विड पोर्शन है जिसमें सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, इसी को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। तो इस साइटोप्लाज्म में एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम प्रेजेंट होता है। और ये कैसे होता है? तो ये जो है नेटवर्क फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जो कि टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से मिलकर के बने हुए होते हैं। अब अगर इनकी बात की जाए तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है साइटोप्लाज्म में दो डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट में डिवाइडेड होता है। एक जो है वो होता है ल्यूमिनल, जो कि होता है इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और एक होता है उसका एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, मतलब आउटसाइड एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, ये दो फॉर्म में होता है। कौन कौन सा फॉर्म? पहला फॉर्म जो है वो हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो है राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अंदर क्या है? इसमें जो है राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा रफली स्ट्रक्चर्ड रहते हैं, जिसकी वजह से इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहेंगे। दूसरा जो है वो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होते हैं जिनके पास राइबोसोम्स जो हैं वो नहीं प्रेजेंट होता है, इसी वजह से इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो इसमें जब राइबोसोम प्रेजेंट ही नहीं है तो रफ स्ट्रक्चर तो ये देगा नहीं, अपीयर वैसा होगा नहीं, इस वजह से इसको जो स्ट्रक्चर है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम स्मूथली होता है, इसी वजह से इसका जो नाम है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पड़ा। अब देखिए जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है वो जो है सिंथेसिस और सिक्रीशन ऑफ द प्रोटीन के लिए हेल्पफुल होता है। ये ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट है, और आप जानते हैं कि राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं ना, क्योंकि वो प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पर प्रोटीन को सिंथेसाइज करने वाला ऑर्गेनेल अगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या करेगा?
हेल्प करेगा फॉर द सिंथेसिस एंड द सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन। अब देखिए वही दूसरी ओर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो जो है सिंथेसिस कराने में हेल्पफुल होता है, लेकिन ये प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं कराता है, बल्कि ये सिंथेसिस कराता है किस चीज की? लिपिड्स की। तो दोनों ही एक ही ऑर्गेनल के पार्ट हैं, लेकिन इनका फंक्शन जो है बहुत ज्यादा अलग है। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं गोल्जी बॉडी को। गोल्जी बॉडी जो है अगर इसको देखा जाए तो इसका जो नाम है ये कैमियो गोल्जी के बाद इसका जो नाम है ये पड़ा। ऐसा क्यों है? क्योंकि कैमियो गोल्जी जो है एक साइंटिस्ट है जो कि डिस्कवर किए थे गोल्जी बॉडी, इसी वजह से इस ऑर्गेनल का नाम गोल्जी बॉडीज पड़ा। अब देखिए गोल्जी बॉडीज जो है एक ऐसा मेम्ब्रेनस डिस्क लाइक सैक होता है जो कि इसका डिस्क लाइक सैक या फिर क्रिस्टर्नी इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि इसका अगर डायमीटर देखा जाए तो ये वैरी करता है 0.5 से लेके 1.0 माइक्रोन मीटर तक, जो कि किसमें प्रेजेंट होते हैं? जो कि एक स्टैक्ड पैरेलल लाइक लंप ऑफ पैनकेक्स की तरह इनमें जो है प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब ये जो गोल्जी बॉडीज हैं ये क्या होते हैं? इनके जो इंटरकनेक्टेड ट्रांसफेसेस होते हैं ये क्या होते हैं कि ये फॉर्म करते हैं मैच्योरिंग फेजेस ऑफ द क्रिस्टर्नी, जो कि कनेक्टेड रहता है एक अरेंज मैनर में। कहां पे? न्यूक्लियस के चारों ओर। अब ये जो गोल्जी बॉडीज हैं ये क्या करते हैं? ये हेल्पफुल होते हैं फॉर द पैकेजिंग सेंटर फॉर द इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम लाइक प्रोटीन्स। अब ये जो गोल्जी बॉडी है देखिए, अभी आप पढ़े थे कि इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो था उसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उसके दो पार्ट्स होंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये तो लिपिड को सिंथेसाइज कर रहा था, ये क्या कर रहा था? ये प्रोटीन की सिंथेसिस करा रहा था ना। तो अब प्रोटीन तो सिंथेसिस हो गई, अब इसकी पैकेजिंग भी तो जरूरी है। तो ये जो पैकेजिंग का काम है किसके अंदर? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर। ये कौन करता है? गोल्जी बॉडीज करते हैं। और ये जो सिस और ट्रांस फेजेस हैं इसके, ये क्या करते हैं? ये मैच्योर या फिर मैच्योर फेजेस होते हैं क्रिस्टर्नी के, जो कि अरेंज होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि गोल्जी बॉडी को कौन डिस्कवर किया और उन्हीं के नाम पे गोल्जी बॉडीज का नाम जो है वो गोल्जी पड़ा। तीसरा जो ऑर्गेनल है वो क्या है? लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स जो है उसका अगर देखा जाए तो एक और नाम से फेमस होता है ये, वो होता है सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल। ये ऐसे सेल्स होते हैं जो कि क्या होते हैं? इनका नाम जो है ये सुसाइडल बैग ऑफ सेल से फेमस है। इनके अगर स्ट्रक्चर के बारे में बात की जाए तो ये मेम्ब्रेन बाउंड वेजिकुलर स्ट्रक्चर इनका होता है, जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स किस चीज में हेल्पफुल होते हैं? ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हेल्पफुल होते हैं या फिर कैपेबल होते हैं कार्बोहाइड्रेट को, लिपिड को, प्रोटीन को, इवन न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने में। और इसी वजह से ये जो है सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहलाता है। तो लाइसोसोम एक ऐसा ऑर्गेनल, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम केपेबल होता है कि जितने भी मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है या लिपिड है या प्रोटीन है, इवन जो न्यूक्लिक एसिड है, उनको डाइजेस्ट कराने में ये जो है कैपेबल होता है। उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद वैक्यूल आ गया। वैक्यूल्स क्या होते हैं? ये जो है वॉल्यूमिनस वैक्यूल जो है वो अगर इनकी बात की जाए तो ये ऐसे ऑर्गेनल होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं।
और ये लगभग 90% ऑफ द प्लांट सेल का जो स्ट्रक्चर है उसको ये कवर करके रखते हैं। ठीक है, तो प्लांट सेल में लगभग 90% जो है उसका जो वॉल्यूम है वो इन वैक्यूल्स का प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल्स में इनकी साइज जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है। लगभग 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द प्लांट सेल इज बीइंग ऑक्यूपाइड बाय द वैक्यूल्स। एनिमल सेल में इतना बड़ा नहीं होता है। ठीक है, अब ये जो है क्या क्या इसके अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, वैक्यूल पता चल गया, इसे एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है और ये अब इसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो वैक्यूल के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है। ये जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और अदर मटेरियल्स, इनका क्या होता है, ये इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो सेल के लिए इतनी ज्यादा नेसेसरी नहीं है, उन सारी चीजों का ये एक स्टोर हाउस टाइप का होता है। इसके अंदर वाटर प्रेजेंट होगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे, तो ये सारी चीजें जो हैं ये इसके अंदर प्रेजेंट रहेगी। तो ये आप नोट कर लीजिए। अब अगर आउटर मेम्ब्रेन की बात की जाए, किसकी, आउटर मेम्ब्रेन की बात की जाए वैक्यूल्स की, तो वो जो है टोनोप्लास्ट कहलाता है, जो कि फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ द आयंस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल। ठीक है, तो जो वैक्यूल का आउटर मोस्ट लेयर या फिर जो आउटर लेयर है इसी को क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। ये टोनोप्लास्ट जो है ये हेल्पफुल होता है आयंस के लिए, ताकि ये क्या हो सके, ताकि ये ट्रांसफर हो सके अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन द वैक्यूम। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के फेवर में रहेगा तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में आएगा। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब कोई चीज जो कि इवन लो है लेकिन क्या हो रहा है कि वहीं से चीजें आ रही हो, तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब देखिए ये जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, फॉर एग्जांपल कंट्रैक्टाइल वैक्यूल जो कि अमोबा में प्रेजेंट होता है, सॉरी अमीबा में प्रेजेंट होता है, ये जो है क्या करता है, ये फैसिलिटेट करता है ताकि एक्सक्रीशन हो सके विद द ट्रांसपोर्टेड इंगल्फ फूड विया द फूड वैक्यूल्स इन सम प्रोसेस। मतलब देखिए जैसे कि जो अमीबा हो गया उसमें कंट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो कि फैसिलिटेट करता है उसके एक्सक्रीशन प्रोसेस में। वैसे ही कुछ जो वैक्यूल्स हैं फूड वैक्यूल जो कि कुछ प्रोटिस्टाज में प्रेजेंट होते हैं, उनमें क्या होता है फूड इनगल्फिंग में ये हेल्पफुल होते हैं। तो ये एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह से जो है वैक्यूल्स इन ऑर्गेनिज्म में हेल्पफुल होते हैं। अब अगर सेलुलर कंपार्टमेंट्स की बात की जाए तो ये जो है वर्क टू मॉडिफाई पैकेज एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एंड लिपिड फ्रॉम द मेम्ब्रेन। तो ये ओवरऑल जो है ये ओवरऑल इंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन का फंक्शन बताया जा रहा है कि किस तरह से ये जो इंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है उसके जो डिफरेंट सेलुलर कंपोनेंट्स हैं, जैसे जिनके बारे में अभी थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़े कि लाइसोसोम क्या करता है, वैक्यूल क्या करता है और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, फिर गोल्गी बॉडी क्या करेगा। तो ये जो सारे सेलुलर कंपोनेंट हैं किसके अंदर, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर, ये सारे के सारे साथ में मिलकर काम करते हैं और इनका ओवरऑल मोटिव यही होता है कि ये मॉडिफाई कर सके, पैकेज कर सके, टैग कर सके, ट्रांसपोर्ट कर सके लिपिड और प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर को जो कि इन मेम्ब्रेन्स में बन रहा है और जो कि इन मेम्ब्रेन्स को फॉर्म भी कर रहा है। ठीक है, मेम्ब्रेन और लिपिड का लिपिड और प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मेम्ब्रेन के लिए। कैसे, क्योंकि ये हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत अच्छे से पढ़े। ठीक है, चलिए अब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात की जाए
तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन को मॉडिफाई करता है, उसको सिंथेसाइज कराता है फॉस्फोलिपिड्स यूज्ड इन द सेल मेम्ब्रेन। ये जो है प्रोटीन की तो सिंथेसिस कराता ही है, साथ ही में कुछ अमाउंट ऑफ फॉस्फोलिपिड्स को भी ये सिंथेसाइज कराता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, स्टेरॉइड, हार्मोन्स, इन सब के लिए जो सिक्रीशन है उनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जो है इंगेज होता है इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ मेडिकेशन एंड पॉइजन्स एंड स्टोर्स द कैल्शियम आयन। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन यहाँ पे मेंशन्ड है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब देखिए क्या क्या चीजें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में होती हैं। तो अगर शॉर्टिंग की बात की जाए, टैगिंग की बात की जाए, पैकेजिंग की बात की जाए या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लिपिड एंड प्रोटीन की बात की जाए, तो ये जो फंक्शंस हैं ये गोल्जी एपरेटस में होते हैं। और जो लाइसोसोम है जो कि किसके द्वारा क्रिएट किया गया है, जो कि लाइसोसोम जो है वो प्रेजेंट हुए होते हैं और खुद जो है लाइसोसोम वो क्रिएट भी किए जाते हैं बाय द बडिंग ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और गोल्जी एपरेटस। ये लाइसोसोम्स जो है ये डाइजेस्ट करता है मैक्रोमोलिक्यूल को। मैक्रोमोलिक्यूल मतलब क्या, वही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, अभी जो बना है ना, उन सभी चीजों को डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, लाइसोसोम करता है। ये रिसाइकल करता है वॉर्न आउट ऑर्गेनल्स को और डिस्ट्रॉय करता है पैथोजेंस को। तो अगर लाइसोसोम्स की बात की जाए तो लाइसोसोम्स जो हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल्स को, मैक्रोमोलिक्यूल मतलब जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, ठीक है। अब इन चीजों को ये क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। क्यों डाइजेस्ट कर पाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इन मैक्रोमोलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद ये क्या करता है, कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स जो कि खराब हो चुके हैं, जिनका नेसेसिटी जो है अब सेल के अंदर नहीं है, तो उनको क्या करता है कि उन ऑर्गेनल को या तो डाइजेस्ट करेगा, उन्हें रिसाइकल करेगा, साथ ही में ये डिस्ट्रॉय करता है पैथोजेंस को। अब 3 मेजर जो पाथवे हैं जिनकी वजह से ये जो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम उनमें जो ट्रैवल का प्रोसेस है वो हो पाता है। तो एक तो है सिक्रेटरी पाथवे, दूसरा जो है विच इज ऑफ्टन कॉल्ड एज द डिफॉल्ट पाथवे थ्रू द ऑर्गेनल्स। ये जो है एक ऐसा पाथ है जहां से जितने भी न्यूली सिंथेसाइज्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टारगेटेड प्रोटीन्स हैं वो जो है वो होता है, एज वेल एज जो है इनसे जब सेल से जो एग्जिट करते हैं, ये भी जो प्रोटीन जो कि सेल से एग्जिट होते हैं, बाहर जाते हैं, वो भी इसी पाथवे से जाते हैं। और जो प्रोटीन जो कि स्टार्ट हुआ है अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो मूव करता है गोल्जी बॉडी तक और फिर उसके बाद फाइनली कहाँ पे मूव हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। दूसरा जो है वो हो गया लाइसोसोमल पाथवे। लाइसोसोमल पाथवे जो है एक ऐसा पाथ होता है जहां पे जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो क्या करेंगे, वो जो है वो मूव करेंगे देयर इवेंचुअली डेस्टिनेशन, दैट इज द लाइसोसोम। मतलब कि जो लाइसोसोम पाथवे है उसमें क्या होगा कि न्यूली सिंथेसाइज्ड जो डाइजेस्टिव चीजें हैं जो कि सिंथेसाइज हुई हैं वो कहां तक जाएंगी, वो अपनी डेस्टिनेशन मतलब लाइसोसोम तक जाएंगी। अब प्रोटीन जो कि स्टार्ट हुआ था किसमें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो जाएगा कहां पे, गोल्जी बॉडी में, फिर उसके बाद जाएगा एंडोसोम में और फिर जो है फाइनली जो है वो लाइसोसोम तक जाएगा, ठीक है। तीसरा जो पाथवे है देखिए, इस चीज को हम लोग और अच्छे से समझ लेते हैं क्योंकि इसमें जो है बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3
पाथवेज होते हैं जिनकी वजह से जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है उसमें प्रोटीन या उसका जो प्रोडक्ट है वो ट्रैवल होता है। पहला जो पाथवे है वो है सिकेटरी पाथवे। दूसरा जो पाथवे है वो देखिए, सिकेटरी पाथवे को ही क्या कहते हैं, डिफॉल्ट पाथवे भी कहते हैं। अब इस पाथ में होता क्या है कि जितने भी न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना है वो क्या करेगा, वो जो है अब उस पोर्शन को छोड़ेगा और प्रोटीन जो है जो कि स्टार्ट कर रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो गोल्जी बॉडी में जाएगा और फाइनली जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास करके आउटसाइड ऑफ द सेल चला जाएगा। अब दूसरा जो पाथवे है वो है लाइसोसोमल पाथवे। लाइसोसोमल पाथवे ऐसा पाथ होता है जिसमें जो न्यूली सिंथेसाइज डाइजेस्टिव एंजाइम है वो जो है उसके अंदर ये जो है फंक्शन करता है। इसमें होता क्या है कि प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ कहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। यहाँ पे ये सिंथेसाइज हुआ, ट्रांसपोर्ट होगा गोल्जी बॉडी में, वहां से जो है ये एंडोसोम में जाएगा और उसके बाद फाइनली ये लाइसोसोम में चला जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। अब तीसरा जो पाथवे होता है वो होता है एंडोसाइटिक पाथवे। एंडोसाइटिक पाथवे ऐसा पाथवे होता है जिसमें जो है सेलुलर एक्सटीरियर for the protein and substances that are unable to cross the membrane to the diffusion or the transport protein। मतलब क्या है, देखिए एंडोसाइटिक पाथवे एक ऐसा पाथ होता है जो कि क्या होता है, इनवर्ट फ्रॉम द सेलुलर एक्सटीरियर, जहां पे जो प्रोटीन और सब्सटेंसेस होते हैं जो कि अनेबल होते हैं कि वो क्रॉस कर सके मेम्ब्रेन को, तो वो जो है डिफ्यूजन या फिर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के थ्रू ट्रैवल होते हैं। अब जो मटेरियल जो कि आया है किसकी वजह से, एंडोसाइटोसिस के वजह से, ये जो है ये कहाँ पे जाएगा, एंडोसोम में जाएगा और ये जो है फाइनली जाएगा लाइसोसोम में, जहां पे ये जो है डिग्रेडेड होगा और उनके जो कंपोनेंट्स होंगे वो फिर से रिसाइकल हो जाएंगे ताकि वो बिल्डिंग ब्लॉक जो है उन्हें फिर से फॉर्म कर सके। और मॉलिक्यूल्स जो कि एंटर कर रहे हैं सेल्स में इस पाथवे से वो क्या होंगे, उनका क्या हो रहा है, एंडोसाइटोसिस हो रहा है। मतलब देखिए एंडोसाइटोसिस पाथवे एक ऐसा पाथवे होता है जो कि एंडोसाइटोसिस के थ्रू मॉलिक्यूल जो है वो बाहर से अंदर आते हैं। देखिए सेल में जब भी ट्रांसपोर्टेशन की बात आती है तो सेल्स जो है बहुत सारे तरीके से सेल्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं, फॉर एग्जांपल आयंस हुए, मैक्रोमोलिक्यूल्स हुए, माइक्रोमोलिक्यूल्स हुए, ये सारी चीजें बहुत सारे डिफरेंट थिंग्स से ट्रैवल होते हैं। जैसे कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस है, डिफ्यूजन का प्रोसेस है, या फिर ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कैरी करते हैं उस स्पेसिफिक प्रोटीन को। तो ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स जिनका ना तो डिफ्यूजन हो पा रहा है, ठीक है, और ना ही वो जो है किसी स्पेसिफिक प्रोटीन ट्रांसपोर्टर से वो कैरी हो सकते हैं और वो अब जो है सेल के अंदर नहीं आ सकते। ठीक है, तो उसमें होता क्या है, ऐसे मॉलिक्यूल्स का इनमें ये सेल के अंदर कैसे आएंगे, ये सेल के अंदर आएंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में होगा क्या कि ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे प्रेजेंट था, ठीक है, और वेसिकल्स फॉर्म होंगे और इसको जो है ये इंगल्फ कर लेगा और फिर ये अंदर आ जाएगा और ये प्रोसेस ही एंडोसाइटोसिस कहलाती है। तो दो चीजें याद रखनी है, पहली ये कि ऐसे मॉलिक्यूल जो कि मेम्ब्रेन को, मतलब मेम्ब्रेन मतलब क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। वो जो है इंडोसाइटोसिस से जब आते हैं तब उसी पाथवे को इंडोसाइटिक पाथवे कहते हैं। ये कैसे आते हैं? ये मटेरियल जो है इंडोसाइटोसिस से आते हैं, वेसिकल फॉर्म हुआ, उससे वो आए, अब ये ट्रैवल कहाँ पे करेंगे? इंडोसोम्स में, और फाइनली ये चले जाएंगे लाइसोसोम में। ठीक है, तो ये हो गया सेल, ये हो गया मॉलिक्यूल। अब ये जो सेल है ये वेसिकल फॉर्म करेगा और इसको अंदर ले आएगा। अब ये अंदर आ गया ना, अब ये चला जाएगा सबसे पहले इंडोसोम में। ये क्या है? इंडोसोम। और उसके बाद जो है इंडोसोम के बाद ये चला जाएगा लाइसोसोम में। तो लाइसोसोम में गया, वहां पे क्या होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होंगे, वो इसको डिग्रेडेट करेंगे। और यहाँ पे जो है वो तो डिग्रेडेट हो गया, लेकिन हम लोग ये भी तो पढ़े हैं कि लाइसोसोम में जो है रिसाइक्लिंग की प्रोसेस होती है, तो सारा चीज बस डिग्रेडेट ही नहीं हो जाता है। जो चीजें जो कि रिसाइकलेबल होती हैं, जिनका जो है जो यूजफुल नहीं होंगी वो तो डिग्रेडेड हो जाएंगी, जो कि रिसाइकलेबल हैं वो रिसाइकल हो जाएंगी। और कोई भी मॉलिक्यूल उसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से ही मिलकर बनाया होता है ना, जैसे कि एक प्रोटीन, तो उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? अमीनो एसिड, तो वो कहाँ पे रिसाइकल हो रहा है? लाइसोसोम में। अब ये जो मटेरियल्स है एज अ बिल्डिंग ब्लॉक की तरह बाद में यूज किए जाते हैं। तो आई होप आपको ये जो है समझ में आया होगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब स्ट्रक्चरली अगर देखा जाए, जो प्रोटीन जो कि इंटर करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो दो कैटेगरी के होते हैं। पहला जो है वो होता है सॉल्युबल प्रोटीन, और दूसरा जो है वो होता है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब सॉल्युबल प्रोटीन क्या है? ऐसे प्रोटीन जो कि कंप्लीटली ट्रांसलोकेटेड हो जाए अक्रॉस द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर के मेम्ब्रेन में, और वहां से जो है वो इंडोप्लाज्मिक ल्यूमेन में चला जाए, वो जो है किसी भी तरह के मेम्ब्रेन बाउंड पोर्शंस को कंटेन करके नहीं रख रहे हैं। ऐसे ही प्रोटीन को सॉल्युबल प्रोटीन कहते हैं। दूसरा जो है वो हो गया इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। ऐसे प्रोटीन जो कि पार्शियली ट्रांसलोकेट हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर में, और वो एंड कहां पे कर रहे हैं? वो स्टक हो जा रहे हैं विद इन द पार्ट ऑफ द प्रोटीन एम्बेडेड इनसाइड द मेम्ब्रेन। तो वो जा रहे हैं वहां पे और वहां पे स्टक हो जा रहे हैं मेम्ब्रेन में। तो ये जो प्रोटीन्स हैं ये क्या होते हैं? इनका डेस्टिनेशन होता है कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएं, लेकिन जो मेम्ब्रेन होता है अनदर ऑर्गेनल का, जैसे कि गोल्जी बॉडी हो गई, या फिर लाइसोसोम हो गए, या फिर इंडोसोम हो गए, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वहां पे जाकर के ये जो है ये वहां पे जाकर के वहां पे स्टक हो जा रहे हैं। वंस अ प्रोटीन इज इंसर्टेड इनटू द मेम्ब्रेन इट कैन नॉट बी रिमूव्ड। अब एक बार अगर ये इंसर्ट हो जा रहा है तो ये क्या है? रिमूव नहीं हो पाता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। मतलब देखिए प्रोटीन का मतलब क्या था कि प्रोटीन जो है वो इंटर जो कर रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो दो तरह का है। पहला जो है वो सॉल्युबल प्रोटीन, मतलब वो जाना था उसको चला गया। दूसरा जो है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, मतलब इसका प्रॉपरली जो ट्रांसलोकेशन है वो नहीं हो पाया है, ये स्टक हो जा रहा है मेम्ब्रेन में, और ये किसी भी मेम्ब्रेन में जाकर के स्टक हो सकता है, क्योंकि इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जितने भी उसके
ऑर्गेनल्स हैं उनमें से किसी में भी स्टक हो जाएगा। और अगर एक बार ये प्रोटीन जो है इंसर्ट हो जाता है मेम्ब्रेन में तो यहाँ से ये कंप्लीटली रिमूव नहीं हो पाते हैं। तो ये हो गए दो तरह के प्रोटीन। अब देखिए ये जो है फिगर है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि न्यूक्लियस होता है। ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियर इन्वेलप। इसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि न्यूक्लियर पोर कहलाते हैं। और इसके न्यूक्लियस के जस्ट बगल में क्या प्रेजेंट होता है? ये जो है ये इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम प्रेजेंट होता है, अटैच होता है इससे, देखिए। और ये जो है कौन सा वाला है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, मतलब इसमें राइबोसोम्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के जस्ट बगल में उससे अटैच फॉर्म में स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम प्रेजेंट होगा और इसमें किसी भी तरह का राइबोसोम जो है वो नहीं प्रेजेंट होंगे। उसके बाद जो है ये हो गया सबसे लास्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो छोटे छोटे पोर्शंस हैं ये क्या है? सेक्रेटरी वेसिकल्स हैं जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल या ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंसेस में हेल्पफुल हो रहे हैं। और ये जो है लाइसोसोम है जो कि क्या करेगा? सुसाइडल बैग है, इसी के पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है जो कि मैक्रोमोलेक्यूल्स को डाइजेस्ट करेगा। और ये जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से, सिस और ट्रांसफेज, ये स्ट्रक्चर है गोल्जी एपरेटस। तो ये ओवरऑल जो है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का ये फिगर है जिसमें ये बताया गया है कि न्यूक्लियस, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, उसमें भी क्या पहले रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, फिर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और फिर जो है ये छोटे छोटे जो ऑर्गेनल्स हैं ये क्या है? सेक्रेटरी वेसिकल, लाइसोसोम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सबसे लास्ट में रहेगा। और ये जो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है ये जो है ये गोल्जी एपरेटस, ठीक है। तो सबसे पहले अब जो है हम लोग अभी तक हम लोग ये पढ़े कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जो है वो क्या होता है, उसमें जो ऑर्गेनल्स हैं वो कैसे प्रेजेंट होते हैं, उन ऑर्गेनल्स का क्या काम होता है, और जो प्रोटीन्स हैं वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट होते हैं, क्या जो है पाथवेज होते हैं, 3 मेजर पाथवेज जिनसे वो ट्रैवल होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ लिए। अब जितने भी ऑर्गेनल्स हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के, उन सारे ऑर्गेनल्स के बारे में आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो उसमें से पहला जो ऑर्गेनल है जो कि इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, उसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की अगर बात की जाए तो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है ये डिस्कवर जो है 1897 में हुआ था। किसके द्वारा? गार्नियर द्वारा। गार्नियर 1897 डिस्कवर किए थे इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को और इसे नेम दिए थे एगास्टोप्लाज्म, ठीक है। तो जब गार्नियर ने 1897 में इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को डिस्कवर किए थे, तब जो है इसका जो नाम है ये अर्गास्टोप्लाज्म लिखे थे या अर्गोप्लाज्म रखे थे। और इसके जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है वो किसके द्वारा दिया गया था? इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो है वो दिया गया था पॉटर, क्लॉड एंड फ्यूलम द्वारा 1945 में। और केआर पॉटर 1953 में इसको जो है टर्म दिए थे इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है जो कि इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। एमसीक्यू में भी आ जाता है, वन वर्ड में भी आ जाता है, तो ये सब जो है आपको पता होने चाहिए। तो डिस्कवरर कौन थे? गार्नियर थे। और फिर लेकिन ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर नहीं बता पाए थे और ये जो है नाम दिए थे
ये नाम दिए थे अर्गेस्ट्रोप्लाज्म। उस समय इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम नहीं दिए थे ये नाम, ये अर्गेस्ट्रोप्लाज्म कहे थे। और इसका जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है वो दिया गया था पॉटर, क्लॉड और फ्यूलन द्वारा 1945 में, और पॉटर ही 1953 में इसको क्या नाम दिए थे, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। और आज भी ये ऑर्गेनल जो है इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के नाम से ही जाना जाता है। अब ये जो अगर इसकी बात की जाए तो इसकी जो अकरेंस की बात की जाए तो ये हो गया आपका न्यूक्लियस, और यहां पे उसके जस्ट बगल में ये जो है उसके बगल में इंडोप्लाज्मिक ये हो गया न्यूक्लियस, और उसके जस्ट बगल में रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम प्रेजेंट होता है, और उससे अटैच फॉर्म में स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ये जो है इसका अकरेंस की बात हो गई। अब देखिए इसके अगर स्ट्रक्चर की बात देखी जाए तो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का, और ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कैसा होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कैसा ऑर्गेनल है, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। ये चीज क्लियर है। अब देखिए ये जो मेम्ब्रेन है इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की, ये 50 से लेके 60 एंगस्ट्रॉम थिक होती है। ठीक है, तो अगर इसकी मेम्ब्रेन की अगर आप थिकनेस की बात करें कि कितने थिकनेस है, तो लगभग 50 से लेके 60 एंगस्ट्रॉम थिकनेस जो है इसकी मेम्ब्रेन की होती है। अब इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है वो कनेक्टेड होता है न्यूक्लियर पोर से, किसके, कहां पे, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस का क्या हो गया, उसका आउटर मेम्ब्रेन। उस आउटर मेम्ब्रेन पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि न्यूक्लियर पोर कहलाते हैं। अब ये जो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है ये कनेक्टेड रहता है न्यूक्लियर पोर से थ्रू द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, जो कि प्रेजेंट है कहां पे, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस पे। अब अगर इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में बात की जाए तो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है वो कंपोज किया गया है, या फिर इसमें जो इसके अंदर क्या चीजें अगर प्रेजेंट हैं तो ये जो है 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट से बना हुआ होता है। पहला जो है वो है क्रिस्टर्नी। ये जो क्रिस्टर्नी है जो कि इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में प्रेजेंट होते हैं, ये नैरो, फ्लैटेंड और अनब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं जो कि प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के पास। ये कहां पे, ये किस तरह से रहते हैं, तो ये पैरेलल मैनर में अरेंज रहते हैं या फिर इंटरकनेक्टेड वे में अरेंज रहते हैं। ये जो है सेल्स के अंदर होते हैं जहां पे इनकी बहुत ज्यादा एक्टिव सिंथेसिस सेल्स जो होते हैं इनमें ये बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। दूसरा जो पार्ट है इसका वो है ट्यूब्यूल, और तीसरा जो पार्ट है वो है वेसिकल। ट्यूब्यूल जो है वो वाइडर होता है, ट्यूबुलर शेप में होता है और इरेगुलरली ब्रांच एलिमेंट होता है जो कि कहां पे प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, और ईच सेल अबाउट 50 से लेके 100 माइक्रोन मीटर इसका जो है डायमीटर होता है। ये जो है ये ऐसे पार्ट होते हैं जिनके पास राइबोसोम्स नहीं होता है, और ये एक्टिवली इन्वॉल्व होता है ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में, लिपिड और स्टेरॉइड के सिंथेसिस में। ठीक है, तो ट्यूब्यूल जो है इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का वो पोर्शन होता है जिसमें क्या है कि इसकी डायमीटर 50 से लेके 100 माइक्रोन मीटर डायमीटर है। इसमें किसी भी तरह के कोई भी राइबोसोम्स जो हैं वो नहीं प्रेजेंट होंगे, और इसी वजह से ये एक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है या एक्टिवली इन्वॉल्व होता है ग्लाइकोजन, लिपिड, स्टेरॉल इन सब की सिंथेसिस में। तीसरा जो चीज है वो है वेसिकल। वेसिकल जो है वो स्पेरिकल शेप का होता है या फिर ओवल शेप का होता है जो कि साइटोप्लाज्म में इसके प्रेजेंट होगा, और ये इसकी अगर डायमीटर की बात की जाए तो इसका डायमीटर लगभग
25 से लेके 500 माइक्रोन मीटर तक होता है, तो ये वैरी करता रहता है, ठीक है। और ये जो है इसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इसमें एक इसकी इंपॉर्टेंट फीचर होती है, और इसी वजह से जो वेसिकल्स हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। तो ये जो वेसिकल्स की बात अगर की जाए तो वेसिकल्स जो हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, इनमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, इस वजह से ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। अगर स्पर्मेटोसाइट्स की बात की जाए तो उसमें जो वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, ओनली स्ट्रक्चर होता है, ओनली एंडोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर फाउंड, ठीक है। मतलब स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं उनमें अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कोई स्ट्रक्चर देखा जाए तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ वेसिकल्स ही हैं ऐसा स्ट्रक्चर जो कि पाया जाता है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। अब इसके दो पार्ट्स हैं, पहला जो है स्मूथ पार्ट्स क्या मतलब टाइप, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा जो है वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पहला जो टाइप है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लॉन्ग नेटवर्क लाइक या फिर फोल्डेड मैनर में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो मैमेलियन जो लिवर है या फिर जो गोनाड सेल्स हैं उनमें बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो फॉर्म क्या किससे फॉर्म किया गया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही ये बनता है। जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो अपने राइबोसोम्स को लूज कर देते हैं तो ये हेल्पफुल होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फॉर्म करने में, ठीक है। ये चीज समझ में आया। अब देखिए फंक्शन की बात की जाए कि फंक्शन जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये क्या है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ऐसा है जिनमें राइबोसोम नहीं प्रेजेंट है, और हम लोग पढ़े हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लिपिड सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है। तो इतना तो हम लोग को पता है। अब देखिए और क्या इनके जो फंक्शंस हैं उसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की जाए, मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए, तो ये जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो सिंथेटाइजेस होते हैं इसके सरफेस पे वो किस चीज के प्रेजेंट हैं, वो ऐसे सिंथेटाइजेस हैं जो कि किस चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, लिपिड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्टेरॉइड्स को प्रेजेंट कर जो है इसके जो सिंथेटाइजेस प्रेजेंट हैं वो क्या कर रहे हैं, वो हेल्पफुल हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन। तो अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की जाए तो ये जो है लिपिड सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है, और फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन इट इज आल्सो हेल्पफुल, ठीक है। अब देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो डेवलप्ड होता है, वेल डेवलप्ड होता है सेल्स में, जो कि एक्टिवली सिंथेसाइज करते हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स को। मतलब जैसे कि कॉर्टिसोल जो है वो एड्रेनल कॉर्टेक्स में रिलीज होता है, सिंथेसाइज होता है। तो यहाँ पे जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ही ज्यादा अमाउंट में और बहुत ही वेल डेवलप्ड फॉर्म में होता है। उसके बाद टेस्टोस्टेरोन जो कि इंटेस्टाइनल सेल्स में प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वहां पे जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत अच्छे से वेल डेवलप्ड फॉर्म में रहेगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये स्टेरॉइड हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल होता है। तो ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म में या ऐसे सारे पार्ट्स बॉडी के जहाँ पे स्टेरॉइड हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है वहां पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत अच्छे फॉर्म में
बहुत अच्छे वेल डेवलप फॉर्म में रहते हैं। अब देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है वो एसोसिएटेड होता है एक प्रोसेस से जो कि क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है वो हेल्पफुल होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस के लिए। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है जल्दी से आप बताइए हमको, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, कोई बता नहीं रहा है ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है। चलिए, ग्लूकोनियोजेनेसिस, जेनेसिस लिखा है मतलब किसी ना किसी चीज का फॉर्मेशन जो है वो हो रहा है, और ग्लूको मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन इसमें क्या ऐसा चीज है जो कि बहुत ज्यादा डिफरेंट है, तो जब भी कभी ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो फ्रॉम अ नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, उसी को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, तो कभी भी बॉडी में अगर नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है और उससे ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी, उसी प्रोसेस को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। जनरली हम लोग क्या जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, और ये जो है इसी का पार्ट जो है ग्लूकोज होता है। कार्बोहाइड्रेट अगर मोनोसैकेराइड की बात की जाए तो ग्लूकोज क्या है, उसी का टाइप है ना, उसी का पार्ट है ना। तो अगर कोई नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स मतलब कि कार्बोहाइड्रेट नहीं है, कोई और सोर्स मतलब जैसे मान लीजिए प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, ये क्या है, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है। तो ऐसे नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से अगर ग्लूकोज बन रहा है, उसी प्रोसेस को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। और ये जो है वैसे तो बहुत सारी चीजों से होता है, बहुत सारी चीजें जो है इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन उसमें से एक जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का फंक्शन है वो ये है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है एनिमल्स में ग्लूकोनियोजेनेसिस कराने में हेल्पफुल होती है। तो ये जो है फंक्शंस थे किसके, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का। अब इसके बाद आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दूसरा टाइप है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है इसके सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इसको एक रफ अपीयरेंस देते हैं, और इसी वजह से इसका नाम रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है। चलिए, अब इसके पास जो है बहुत सारे क्लिस्टर्नी प्रेजेंट होते हैं। ये जो मेम्ब्रेन होता है किस चीज का, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का, ये जो है लार्ज डबल मेम्ब्रेन जो है इसकी सीट्स होती है। मतलब ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है ये डबल मेम्ब्रेनस सीट्स जो है इनमें प्रेजेंट होते हैं इनके मेम्ब्रेन पर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये जो है न्यूक्लियर इन्वेलप के पास प्रेजेंट होता है, या फिर इससे कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियर इन्वेलप के पास या उसके साथ कंटिन्यूअस वे में आउटर लेयर ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ प्रेजेंट होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो ये जो है सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। निसेल्स ग्रैन्यूल्स ऑफ द नर्व सेल हो गए, इन सारी चीजों के लिए, रिसर्च बॉडी ऑफ द प्लाज्मा हो गया, तो ये सारी चीजों की सिंथेसिस के लिए, प्रोसेसिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, अब ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है इनकी जो बाइंडिंग साइट होती है किसकी, राइबोसोम्स की, ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम वो क्या होता है, ट्रांसलोकॉन होता है।
मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ये चीज पता है। चलिए, अब राइबोसोम आकर के कहीं पे भी तो प्रेजेंट नहीं होगा ना, उसके लिए कोई ना कोई बाइंडिंग साइट होगी, और यही बाइंडिंग साइट जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रेजेंट होता है उसी को क्या कहते हैं, ट्रांसलोकोन। और ये बाइंडिंग साइट किसका होता है, जल्दी से बताइए, तभी पता चलेगा ना कि आप पढ़ भी रहे हैं। अभी तो बताए हम कि ट्रांसलोकोन जो है बाइंडिंग साइट होता है और ये प्रेजेंट होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, और ये किस चीज की बाइंडिंग साइट है, राइबोसोम्स की बाइंडिंग साइट है। तो राइबोसोम जो है ट्रांसलोकोन पे ही जाकर के अटैच होता है, किस पे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। तो ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिए। अब ये जो राइबोसोम है जो कि क्या है, जो कि बाउंडेड है किस चीज पे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। ये जो है एक समय पे the ribosomes bound to the rough endoplasmic reticulum at one time are not a stable part of this organelle structure। अब जो राइबोसोम है जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रेजेंट है, वो एक समय पे एक जो है स्टेबल पार्ट नहीं फॉर्म होता है, ये स्टेबल पार्ट नहीं होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो राइबोसोम होता है वो कॉन्स्टेंटली क्या होता है, वो मेम्ब्रेन से ऐड होता रहता है और जो है रिलीज होता रहता है, आएगा ऐड होगा और फिर रिलीज होगा, आएगा ऐड होगा और फिर रिलीज हो जाएगा। इसीलिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका एक स्टेबल स्ट्रक्चर राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब राइबोसोम जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे एक स्पेसिफिक प्रोटीन न्यूक्लियर एसिड कॉम्प्लेक्स में ही जो है वो प्रेजेंट होता है, और ये जो राइबोसोम होता है जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एक बार अटैच हो गया तो ये जो है एक स्पेसिफिक प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करता है साइटोसॉल के अंदर। अब ये जो है बहुत ज्यादा स्पेशल कॉम्प्लेक्स होता है जब एक फ्री राइबोसोम जो है ट्रांसलेट होता है, ट्रांसलेटिंग कराता है किस चीज की, mRNA की, ऑफ अ प्रोटीन डेस्टिनेटेड फ्रॉम द सिकेटरी पाथवे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सिकेटरी पाथवे के लिए। अब जो पहला 5 से 30 अमीनो एसिड है जो कि पॉलीमराइज हो रहा है, जो कि इनकोड कर रहा है एक सिंगल पेप्टाइड को, जिसका मॉलिक्यूल जो कि एक मॉलिक्यूलर मैसेंजर या फिर मैसेज है, किसके लिए, ये जो है ऑर्गेनाइज, ये रिकॉग्नाइज किया जाता है और बाउंड किया जाता है बाय ए सिंगल रिकॉग्निशन पार्टिकल। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट थे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। अब जो फंक्शन है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये क्या क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, मतलब ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है, ये एक फंक्शन हो गया। अब आगे क्या इसके और फंक्शन है, तो अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की जाए तो इसके सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये स्पेस प्रोवाइड करता है और राइबोफोरीन प्रोवाइड करता है, किस चीज के लिए, ताकि राइबोसोम्स जो है वो आकर के इससे अटैच हो सके इटसेल्फ। ये जो है एक ऐसा सरफेस होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। इसमें जो है ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, जिसमें होता क्या है कि जो शुगर है वो क्या करता है, वो लिंक होता है किस चीज के लिए, ताकि ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो स्टार्ट हो सके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उसका फॉर्मेशन, और ये कंप्लीट जो है किसमें होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। अब बहुत सारे ऐसे प्रिकर्सर्स हैं जिनकी सिंथेसिस जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एंजाइम प्रिकर्सर्स को
फॉर्म करने में हेल्पफुल होते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो कि फॉर्म करते हैं किस चीज को, फॉर्मेशन ऑफ द लाइसोसोम्स बाय गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्मेशन में भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कैसे बनाएगा, देखिए ये हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एग्जांपल के लिए बस समझा रहे हैं, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर नहीं ऐसा होता है। इसमें क्या है, राइबोसोम प्रेजेंट है, अगर ये अपने राइबोसोम को हटा दे तो क्या हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन गया ना। तो इस तरह से जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने राइबोसोम्स को हटा दे रहा है, रिलीज आउट कर दे रहा है, फ्री कर दे रहा है, डिटैच कर दे रहा है, तो क्या बन रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो फॉर्म हो रहा है। और इस तरह से जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फॉर्म करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, अब फंक्शंस जो हैं जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हैं, कुछ एडिशनल फंक्शंस हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। फंक्शन तो हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पढ़ लिए हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी पढ़ लिए हैं। ये कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसके पास राइबोसोम नहीं होता है, ये लिपिड मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल होता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल होता है, detoxification and especially abundant in the mammalian liver and gonad cells, ये डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्पफुल होता है और ये abundant होता है मेमेलियन लिवर और गोनाड सेल्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये फॉस्फोलिपिड्स की सिंथेसिस में भी हेल्पफुल होता है। सेल्स जो कि सिक्रीट कर रहे हैं इन प्रोडक्ट्स को, जैसे कि ये कहाँ पे जो है ये प्रेजेंट होता है, तो ये टेस्टिस, ओवरी, स्किन, ऑयल ग्लैंड्स, इन सभी में जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, बहुत अच्छे खासे अमाउंट में और बहुत वेल डेवलप्ड फॉर्म में रहता है। क्यों, क्योंकि जो है ये स्टेरॉल्स को सिंथेसाइज कराने में हेल्पफुल होते हैं और ये सारे ही ऐसे ग्लैंड्स हैं या पार्ट्स हैं जहाँ पे स्टेरॉल्स, फॉस्फोलिपिड्स, लिपिड्स बहुत ज्यादा, सॉरी फॉस्फोलिपिड्स जो हैं वो और स्टेरॉल्स ये सारे सिंथेसाइज होते हैं। और ये जो है ये स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जहाँ पे न्यूक्लियस दिखाया जा रहा है, न्यूक्लियर इन्वेलप है, इससे ही अटैच रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके पास राइबोसोम है और इससे अटैच स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है ये अच्छे से समझ में आया होगा। आज इस जो लेक्चर है उसमें हम लोग इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में पढ़े हैं और उसके एक पार्ट जो है उसको बहुत ज्यादा अच्छे से डिस्कस किए हैं, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके जो बाकी के पार्ट्स हैं उन्हें भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस क्या होता है और बस ये जो यूनिट है खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अगर आपको ये जो लेक्चर है वो समझ में आया है और आप चाहते हैं कि आपका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड हर टॉपिक आप पढ़ें और समझें, तो आप हमारे नवोद्भव बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए है, जिसके अंदर आपको ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस, लाइव डाउट क्लासेस, क्लास में जो क्लास के आपके जो आपकी जो सिलेबस है उसके हैंड रिटन नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और वन शॉट रिवीजन जो वीडियो है यूनिट वाइज वो अवेलेबल रहेगा। यहाँ पे इस समय ऑफर भी चल रहा है और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो इस नंबर पे कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से डीएनएस एडुकेयर ऐप जो है उसे डाउनलोड करना है और एनरोल होना है और इस जो कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 1 साल की है और जो ड्यूरेशन है विद इन 3 मंथ्स आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट होगा। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो आज जो है हम लोग
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस कर लिए हैं। आगे के टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।